हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल एमिनेंट इंस्टीट्यूट ऑफ सीडी। जैसा कि आप जानते हैं, पहले स्लाइड में हम पढ़ रहे थे पहले सेशन में डाइजेस्टिव सिस्टम। तो मैं शिवांगी सिंह चौहान आपको आगे डाइजेस्टिव सिस्टम का पढ़ाने आई हूँ इस सेकेंड सेशन में। तो आज हमको कहाँ से शुरू करना है? इससे पहले मैंने एसोफेगस तक आपको बता दिया था कि एसोफेगस तक आपका खाना आ गया है, फूड आ गया है, उस खाने को हम बोलस कहते हैं। अब खाना आपका कहाँ एंटर होगा? स्टमक में एंटर होगा। तो स्टमक में जिस रीजन में सबसे पहले एसोफेगस जुड़ा होता है, जहाँ एसोफेगस की ओपनिंग होती है, उसको हम कार्डियक रीजन कहते हैं, ना कि फंडस रीजन। कार्डियक रीजन कहते हैं। और कार्डियक रीजन में ही आपको एक स्फिंक्टर मिलेगा, स्मूथ मसल की एक मतलब आपको ओपनिंग मिलेगी, जो कि मतलब कौन सी स्फिंक्टर है? कार्डियक स्फिंक्टर है, या हम उसको गैस्ट्रो एसोफेगल स्फिंक्टर भी कहते हैं। तो यहाँ से खाना आपका स्टमक में आ गया, कार्डियक रीजन से स्टमक में आ गया। अब खाना कहाँ जाएगा? अपर पार्ट, जो फंडस रीजन हम कहते हैं स्टमक का, फंडस रीजन में खाना अब रहेगा। कितने घंटे के लिए रहेगा? 3-4 घंटे के लिए मैक्सिमम फंडस रीजन में खाना रहता है। उसके बाद आपका बॉडी पार्ट में जाएगा, जो स्टमक का ये बॉडी पार्ट है, यहाँ पे खाना जाएगा, फिर यहाँ पे पाइलोरस रीजन में आएगा। तो अब हमें ये पढ़ना है कि स्टमक में खाना होता क्या है, क्या वहाँ पे प्रोसेस होती है, कैसे डाइजेशन होता है। तो स्टमक में बहुत सारी ग्लैंड्स हमें मिलेंगी। ग्लैंड्स किस लेयर में, मोस्टली किस लेयर में मिलती है? मोस्टली के स्टमक में म्यूकोसा लेयर में ही सारी ग्लैंड्स मिलती है। सब म्यूकोसल ग्लैंड सिर्फ एक है, वो भी ड्यूडेनम में पाई जाएगी। स्टमक में सारी ग्लैंड्स म्यूकोसा लेयर में पाई जाएंगी। तो उन ग्लैंड्स को हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी कहते हैं। और अगर हम डिवाइड करना चाहें तो उनको फंडिक ग्लैंड हो गया, यहाँ पे पाइलोरस रीजन में जो होगी तो वो पाइलोरिक ग्लैंड हो जाएंगी। तो सबसे पहले जो म्यूकोसा लेयर है, म्यूकोसा लेयर में गॉबलेट सेल पाई जाती हैं। कौन सी सेल? गॉबलेट सेल पाई जाती है। वो क्या सिक्रीट करती है? हमारी HCl। HCl कभी भी HCl के फॉर्म में सिक्रीट नहीं होगा, H+ और Cl आयन के फॉर्म में सिक्रीट होगा। H+ और Cl आयन के फॉर्म में जब सिक्रीट हो गया, कहाँ से? गॉबलेट सेल से, तो वो कहाँ आ गया? ल्यूमन में, मतलब खाली जगह। जो स्टमक की खाली जगह है उसको हम ल्यूमन कह देंगे। मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था। ये आपको समझने के लिए मेरा पिछला सेशन आपको देखना पड़ेगा कि ये आपकी जो ट्यूब है उसके 4 लेयर होती हैं। 4 लेयर से आपकी ट्यूब बनी हुई है। तो सबसे बाहर की कौन सी हो गई? सेरोसा हो गई। फिर मस्कुलैरिस। मस्कुलैरिस में 2 सेल्स होती हैं। जो इनर वाली होती है वो सर्कुलर होती है, जो आउटर वाली होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है। पर यहाँ पे जो आपका स्टमक है, यहाँ पे एक और लेयर ऐड होगी, ऑब्लिक्यू। कहाँ ऐड होगी? इनर मोस्ट, जो सर्कुलर लेयर है। जैसे आपका पहले सेरोसा हो गया, फिर आउटर लेयर लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगी मस्कुलैरिस से, फिर इनर लेयर मस्कुलैरिस की सर्कुलर वाली आएगी, उसके बाद ऑब्लिक्यू लेयर आएगी, एक और लेयर स्टमक में ऐड होती है। तो ये मस्कुलैरिस और ऑब्लिक्यू लेयर का काम क्या होता है? इनका मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो ये डाइजेशन है ये आपका मैकेनिकल प्रोसेस भी है। बायोकेमिकल प्रोसेस तो है ही, मैकेनिकल प्रोसेस भी है। तो जो हम कहते हैं कि पेट में हमारी चक्की चलती है, तो वो इन्हीं लेयर की वजह से चलती है। मस्कुलैरिस की 2 लेयर, इनर सर्कुलर वाली, आउटर लॉन्गिट्यूडनल और एक ऑब्लिक्यू, ये तीनों लेयर मिलके वो मैकेनिकल प्रोसेस करती हैं। तो ये काम इनका हो गया। इसके बाद म्यूकोसा लेयर में आपको क्या मिल गया? सारी ग्लैंड्स मिल गई। गॉबलेट सेल आपका H+ और Cl आयन रिलीज कर दिया। फिर H+ ल्यूमन में आ गया, खाली जगह अंदर की जो कैविटी है हम उसको ल्यूमन कह देते हैं। फिर ल्यूमन में जैसे आया तो H+ आयन और Cl आयन रिएक्ट करके क्या बन जाएंगे? HCl बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया? HCl मिल गया। और आपको क्या मिलेगा? आपको एक ये म्यूकोसा जो लेयर है, यहीं से आपको एक और चीज़ रिलीज होगा, म्यूकस रिलीज होगा। म्यूकस का क्या काम होता है? म्यूकस का काम होता है प्रोटेक्शन करना, लाइनिंग की, जो स्टमक की इनर मोस्ट लाइनिंग है उसका प्रोटेक्ट करना। किससे प्रोटेक्ट करना? HCl, क्योंकि HCl स्टमक को एसिडिक pH का बना देता है। तो एसिडिक pH आपको पता है, अगर आपकी किसी भी बॉडी पार्ट में एसिड पड़ जाता है तो आपका जल जाते हैं या वो डैमेज कर देता है बॉडी को। तो इसलिए HCl से अपने स्टमक को बचाने के लिए हमें ज़रूरत होती है म्यूकस की। तो म्यूकस हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करता है, लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है।
तो हमें अभी HCl मिल गया। अब हमें ये जानना है कि HCl का आखिरकार काम क्या है। तो HCl का काम क्या है, एसिडिक pH बना देना स्टमक का। जैसे आपको याद होगा, आपके मुंह में पहले सलाइवा था, आपको सबसे पहले खाना में क्या मिक्स हुआ, सलाइवा मिक्स हुआ। तो सलाइवा क्या आपका डाइजेस्ट किया था, स्टार्च डाइजेस्ट किया था 30%, वो भी पूरा नहीं, 30% डाइजेस्ट कर दिया था, माल्टोज बना दिया था। तो अब वो डाइजेस्ट हो गया, पर जब वो स्टमक में आ गया तो वो सलाइवा का जो pH था उसको ख़त्म कर देगा। अब क्या बना देगा, सलाइवा का 6.8 pH था, अब स्टमक में क्या हो जाएगा, एसिडिक pH आ जाएगा। तो एसिडिक pH आ गया तो अब सलाइवा रोल नहीं करेगा, सलाइवा का रोल ख़त्म हो गया, एसिडिक pH में सलाइवा काम नहीं करता। तो अब आपका एसिडिक pH बन गया। एसिडिक pH का काम क्या होता है, जो आपके खाना से बैक्टीरिया आए हैं, जर्म्स आए हैं, उनको वो किल करेगा। सबसे पहले HCl का काम ये हो गया, किल द बैक्टीरिया एंड जर्म्स। और दूसरा क्या हो जाएगा कि जो एंजाइम्स हैं उनको एक्टिवेट करना। बहुत सारे खासकर प्रोटीन के जो एंजाइम्स होते हैं, जो प्रोटीन डाइजेस्ट करते हैं, उनके एंजाइम्स जो रिलीज़ होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज़ होते हैं। जैसे आपने सुना होगा प्रोरेनिन या पेप्सिनोजन, तो ये सब क्या है, इनएक्टिव एंजाइम्स हैं। तो इनएक्टिव एंजाइम्स को एक्टिवेट कौन करता है, ये किसका काम है, तो ये हमारे HCl का काम है। तो HCl किसको एक्टिवेट किया, प्रोरेनिन को और पेप्सिनोजन को। प्रोरेनिन को उसने एक्टिवेट करके रेनिन बनाया। प्रोरेनिन मतलब ये एंजाइम किस काम में आता है, तो इन्फेंट्स में, बच्चों में, चाइल्ड्स में मिल्क को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोरेनिन एंजाइम काम करता है, मतलब रेनिन काम करता है। प्रोरेनिन इनएक्टिव फॉर्म है, तो जब रेनिन एक्टिव फॉर्म बन गया तो रेनिन अब जो मिल्क प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करेगा, मतलब लिक्विड प्रोटीन को अब वो डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा रेनिन। अब पेप्सिनोजन से क्या बन जाएगा, पेप्सिन। तो पेप्सिन फिर फर्दर आगे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। तो इसलिए अगर आपको प्रोटीन डाइजेस्ट करवाना है अपने बॉडी से तो आपको HCl की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वही एक्टिवेट करेगा आपके पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन को। इसके बाद HCl का और क्या काम होता है, पेट में आपको Fe3+ आयन को Fe2+ आयन को कन्वर्ट करने में HCl की आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि Fe2+ आयन से ही आपका हीमोग्लोबिन बनेगा, Fe3+ आयन से आपका हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें HCl की ज़रूरत पड़ी, Fe2+ आयन बना, हीमोग्लोबिन बना। अगर HCl नहीं हुआ तो आपका Fe3+ Fe2+ में कन्वर्ट नहीं होगा और शायद आपको एनीमिया हो सकता है, आपको खून की कमी हो सकती है, क्योंकि तब हीमोग्लोबिन बनेगा नहीं, Fe2+ बना नहीं। तो HCl का ये भी काम हो गया है। अब क्या आगे हम पढ़ते हैं, आगे एक और हमें HCl ऑक्जेंटिक सेल से रिलीज होता है, ऑक्जेंटिक सेल से। इसका फंडस रीजन में ऑक्जेंटिक सेल होती है, उससे HCl आपका रिलीज होता है। तो इसके बाद अब फंडिक सेल, हमने फंडिक ग्लैंड के पढ़ लिया, ऑक्जेंटिक सेल पढ़ लिया। अब क्या आएगा, पाइलोरिक रीजन में पाइलोरिक ग्लैंड आएगी। पाइलोरिक ग्लैंड चीफ सेल्स आप कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पे पेप्टिक सेल होती हैं। पेप्टिक सेल क्या रिलीज करती हैं, मैंने अभी पहले आपको अभी बताया कि पेप्सिनोजन को HCl पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। तो ये पेप्सिन आता कहाँ से है, यही पेप्सिन कहाँ से आता है, पेप्टिक सेल। ये पेप्टिक सेल कहाँ से आया, यहाँ पे पाइलोरिक रीजन में आपके म्यूकोसल लेयर में पाइलोरिक ग्लैंड पाई जाती हैं। पाइलोरिक ग्लैंड ही क्या रिलीज करती है, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन और क्या रिलीज करती है, गैस्ट्रिक लाइपेज रिलीज करती हैं। तो इनको रिलीज करने का काम किसका है, पाइलोरिक ग्लैंड के पेप्टिक सेल का है। अब इसमें फिर HCl फर्दर काम करेगा, उसको एक्टिव एंजाइम्स बनाएगा, प्रोटीन डाइजेस्ट होगा आपका। तो ये हमारे स्टमक का काम हो गया। तो स्टमक में हमने क्या क्या पढ़ा कि इसकी एक तो सबसे मोस्ट कि इसमें एक और लेयर ऐड होती है, ऑब्लिक्यू मस्कुलरिस लेयर के बाद एक और लेयर ऐड होती है, ऑब्लिक्यू। मेन पॉइंट एक ये है इसका, जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, पूछते हैं कि एक एक्स्ट्रा कौन सी लेयर जुड़ती है स्टमक में। तो ये आपका हो गया ऑब्लिक्यू। फिर दूसरा हमने यहाँ पे पढ़ा कौन कौन सी ग्लैंड होती हैं, वो क्या सिक्रीट करते हैं, उनका क्या काम है। तो अब इसके बाद यहाँ पे, अब यहाँ से खाना पच गया, 4-5 घंटे मैक्सिमम स्टमक में खाना रहा। उसके बाद अब ये जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में। स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट होता है, ड्यूडेनम, जेनुनम और इलियम।
तो पहले ड्यूडेनम में आएगा, फिर जेजुनम में जाएगा, फिर इलियम में जाएगा। तो जब हमारा खाना ड्यूडेनम में गया तो यहाँ पे एक और आपको स्फिंक्टर मिलेगा, स्फिंक्टर। ये स्फिंक्टर को हम कहते हैं पायलोरिक स्फिंक्टर। पायलोरिक स्फिंक्टर क्या काम करता है, मतलब ये एक ज्वाइनिंग है स्मॉल इंटेस्टाइन की और स्टमक की ज्वाइनिंग है। तो ये स्मूथ मसल है जो इन दोनों के बीच में रहती है। फिर इसके आगे यहाँ पे खाना आ गया हमारे ड्यूडेनम में, यहाँ से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो गया। तो ड्यूडेनम में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या हमें पढ़ना है, ड्यूडेनम में हमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये पढ़ना है कि यहाँ पे 2 डक्ट्स आती हैं। 2 डक्ट्स नहीं आती तो एक ही डक्ट से, पर 2 जगह से आती हैं, एक लीवर से आती है, एक पेनक्रिया से आती है। तो ये मतलब एक तो लीवर आपको पता होगा अपनी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी कौन सी है, लीवर है। और सेकेंड लार्जेस्ट कौन सी है, पेनक्रिया है। तो इनकी डक्ट कहाँ ओपन होती है, ड्यूडेनम में ओपन होती है। और इनसे जो जूस आता है हेपेटोपेनक्रियाटिक जूस, ये बहुत ही ज़रूरी होता है अपने खाने को हमें डाइजेस्ट करने में, बहुत ही मदद करती है ये जूस। इसमें से जो आता है इसमें एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, तो बाइल जूस होता है मेन। तो ये बहुत ज़रूरी होता है खाने को डाइजेस्ट करने में। तो हमें यहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, या आपको अच्छे से नहीं भी दिख रहा होगा तो इसका आपको फिगर बुक्स वगैरह में मिल जाएगा, आप कॉन्सेप्ट समझने की बस कोशिश करिए। तो यहाँ पे ये आपका आ रहा है हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट आ रहा है। इससे पहले हम अच्छे से समझेंगे कि ये कहाँ से आया, कैसे आया। तो हेपेटोपेनक्रियाटिक, हेपेटो जो वर्ड है ये लीवर के लिए है, और पेनक्रियाटिक तो समझ आ रहा होगा पेनक्रिया के लिए है। तो लीवर में आपको पता होगा 2 लॉब होते हैं, एक लेफ्ट लॉब होता है, एक राइट लॉब होता है। तो राइट और लेफ्ट लॉब से एक एक डक्ट आ रही है, जिसको हम क्या कहते हैं, लेफ्ट वाली को लेफ्ट हेपेटिक पेनक्रियाटिक डक्ट और राइट वाली को राइट हेपेटिक पेनक्रियाटिक डक्ट। नहीं सॉरी, जो लेफ्ट वाले से आएगी वो लेफ्ट हेपेटिक डक्ट हो जाएगी, पेनक्रियाटिक डक्ट नहीं होगी, सॉरी। फिर राइट वाले से राइट हेपेटिक डक्ट आएगी। तो ये डक्ट आ गई। फिर ये डक्ट जब जो मिल जाएंगे, ज्वाइंट हो जाएंगी, तो ये क्या बन गई, कॉमन हेपेटिक डक्ट। एक हो गई ना, पहले तो अलग अलग लॉब से आ रही थी, तो लेफ्ट राइट हमने डिस्टिंग्विश किया, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट हो गई, राइट हेपेटिक डक्ट हो गई। जब वो एक हो गई तो कॉमन हेपेटिक डक्ट हो गई। और आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा, एक गॉल ब्लैडर दिख रहा होगा, आपको भले गॉल ब्लैडर जैसे नहीं दिख रहा है पर आपको मानना गॉल ब्लैडर है। तो गॉल ब्लैडर का क्या काम होता है, बाइल जूस बनाना। तो बाइल जूस कौन लेके आ रही है, सिस्टिक डक्ट। हम इसको क्या कहेंगे, सिस्टिक डक्ट कहेंगे। जो लीवर से डक्ट आ रही है वो हेपेटिक डक्ट, जो गॉल ब्लैडर से डक्ट आ रही है वो सिस्टिक डक्ट हो गई। तो जब हेपेटिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट मिल जाती हैं और कॉमन एक बन जाती है डक्ट, उसको हम कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। अब कॉमन हेपेटिक डक्ट का नाम चेंज हो गया, कॉमन बाइल डक्ट हो गया। अब कॉमन बाइल डक्ट कहाँ जा रहा है, कॉमन बाइल डक्ट से पहले यहाँ पे आपको एक और स्फिंक्टर दिख रहा होगा, इसका नाम होता है स्फिंक्टर ऑफ बॉयडर। स्फिंक्टर ऑफ बॉयडर का क्या काम होता है, ये गार्ड करता है, किसको गार्ड करता है, जो हमारा बाइल जूस आ रहा है कॉमन बाइल डक्ट से, उसको गार्ड करता है ये स्फिंक्टर ऑफ बॉयडर। अब ये स्फिंक्टर ऑफ बॉयडर जो आ रहा है, यहीं से कौन सी डक्ट, किससे, ये पेनक्रियाटिक जो आपको डक्ट दिख रही है, डक्ट ऑफ वीटसन। जो पेनक्रियाटिक डक्ट होती है, पेनक्रिया के अंदर जो डक्ट होती है उसको हम डक्ट ऑफ वीटसन कहते हैं। तो वो किससे आपकी जुड़ जाएगी, जो इधर से कॉमन बाइल डक्ट आ रही है, मतलब कॉमन बाइल डक्ट जो लीवर और गॉल ब्लैडर से आई, वो किससे जुड़ जाएगी, डक्ट ऑफ वीटसन से जुड़ जाएगी। तो ये जब दोनों जुड़ जाती हैं लीवर की और पेनक्रिया की, तब ये बन जाती है हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट बन जाती हैं। तो यहाँ तक हमने ये समझ लिया कि ये हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट बनी कैसे है। अब हमें ये समझना है कि पेनक्रिया में क्या क्या है, मतलब जो ये पेनक्रियाटिक जूस आ रहा है इसमें है क्या क्या। तो एक चीज़, मेन चीज़ ये है कि पेनक्रिया में दोनों चीज़, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन, दोनों ये ग्लैंड जो है, ये पेनक्रिया जो ग्लैंड है इसमें दोनों होते हैं, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों होते हैं। एक्सोक्राइन क्या काम करता है, आपका एंजाइम्स का बनाने का काम करता है, प्रोड्यूस करता है, जबकि एंडोक्राइन क्या करता है, हार्मोन्स रिलीज करता है, हार्मोन्स बनाता है। आइसोलेट सेल्स होती हैं इसमें। तो इसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड में आपको क्या क्या, मतलब डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स होते हैं, तो सारे यहाँ पे आपका, इसीलिए इसको कहा जाता है कंप्लीट, मतलब जूस है ये, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस ये रिलीज करता है पेनक्रिया, क्योंकि इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लाइपेज, न्यूक्लिक एसिड सबको पचाने के लिए आपके एंजाइम्स होते हैं।
तो इसमें क्या रिलीज होता है, प्रोटीन डाइजेशन के लिए क्या रिलीज होता है, और न्यूक्लिक एसिड के लिए जैसे आपका आरएनएज रिलीज होगा और डीएनएज, ये दोनों एंजाइम्स न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए पैनक्रियाटिक जूस से एक्सोक्राइन पार्ट से रिलीज होता है। फिर और क्या इसमें से रिलीज होता है, आपका ट्रिप्सिनोजन एंजाइम रिलीज होता है इनएक्टिव फॉर्म में। इसमें कौन काम करता है, इंटेरोकाइनेज। आपको बच्चों ये ध्यान रखना है, इंटेरोकाइनेज आता कहाँ से, स्मॉल इंटेस्टाइन की सेल से। आपको बताया मैंने कि जो ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम किसका पार्ट है, ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ड्यूडेनम, ठीक। वहाँ से कौन सा आपका एंजाइम आया, एंटेरोकाइनेज किस पे काम करेगा, ट्रिप्सिनोजन पे। ट्रिप्सिनोजन किससे आया बच्चों, ट्रिप्सिनोजन एंजाइम आपका आया पैनक्रियाटिक जूस से। तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि मतलब ये दो चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड हुई हैं पर एक जगह से नहीं आ रही। जो आपका एंजाइम है वो पैनक्रियाटिक जूस से आ रहा है, जो आपका उसमें एंजाइम काम कर रहा है जिससे वो एक्टिव हो रहा है एंटेरोकाइनेज, वो कहाँ से आ रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन की सेल से आ रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो ट्रिप्सिनोजन एंटेरोकाइनेज की मदद से किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रिप्सिन में। अब ट्रिप्सिन क्या करेगा, ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। और यहाँ पे क्या होता है, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज भी होता है, इसको भी इलास्टेज होता है। ये सारे जो एंजाइम्स हैं ये एक्टिव होके क्या हेल्प करेंगे, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट को भी डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम होता है, न्यूक्लिक एसिड को भी डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम होता है, और पैनक्रियाटिक एमाइलेज भी होता है, लाइपेज भी होता है, जो लिपिड्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे हमने ये पढ़ लिया। और क्या आता है, और यहाँ पे हेपेटिक डक्ट से क्या आता है, बाइल जूस आपका आता है। बाइल जूस में सॉल्ट होते हैं दो मेन सॉल्ट होते हैं, एक सोडियम का होता है, एक पोटेशियम का होता है। सोडियम टोराकुलेट होता है और एक पोटेशियम ग्लाइकोहॉल होता है। ये दो जो बाइल सॉल्ट्स हैं ये किस में हेल्प करते हैं, ये आपको बहुत ज़रूरी है बच्चों जानना। ये आपका जो लिपिड्स होते हैं, फैट्स होते हैं, इनको इमल्सिफिकेशन करने में हेल्प करता है। इमल्सिफिकेशन एक मतलब प्रोसेस होती है, जैसे आपका लिपिड आप खा रहे हो ना, तो लिपिड्स आपका क्या ट्राइग्लिसराइड है, आप बॉडी उसको ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और ट्राइग्लिसराइड में भी वो मतलब इकट्ठे होते हैं, ये एक अलग तो ट्राइग्लिसराइड है पर ये तो भी ग्रुप में रहती है, मतलब 2-3 ट्राइग्लिसराइड साथ में हैं। तो आपका इमल्सिफिकेशन प्रोसेस क्या हो गया, इसमें बाइल सॉल्ट आप ऐड करके इमल्सिफिकेशन जब करोगे तो ये जो 3 ट्राइग्लिसराइड साथ में है उसको वो अलग अलग कर देगा, और जो ये बाइल सॉल्ट्स हैं ये इससे ऐड होके मिसल्स बना देंगी। तो जब ये मिसल बन गया तो मिसल क्या होता है, इधर वाला जो पार्ट होता है ये वाटर सॉल्युबल होता है, पोलर पार्ट होता है, जबकि इधर वाला जो आपका इससे ट्राइग्लिसराइड से ऐड है वो नॉन पोलर पार्ट होता है, मतलब फैट सॉल्युबल होता है। तो जब ये ऐड हो गया, अब ये क्या हो गया, अब हम इसका डाइजेशन कर सकते हैं, इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो ये मिसल्स बनाने का काम इमल्सिफिकेशन होता है, बाइल सॉल्ट का इसमें यूज़ होता है। ये बहुत ज़रूरी, नहीं तो आपका लिपिड्स पॉलीग्लिसराइड जिसको हम ये सब कहते हैं ये डाइजेस्ट नहीं होगा बॉडी के अंदर। तो इसलिए ये आपका बाइल सॉल्ट बहुत ज़रूरी है। बाइल सॉल्ट किसके द्वारा आता है, बाइल जूस के द्वारा आता है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ गया ड्यूडेनम में आपका डाइजेस्ट हो गया, फैट डाइजेस्ट हो जाएगा बाइल जूस की मदद से, और इधर से पैनक्रियाटिक जूस से तो सारी चीज़ें, सारे एंजाइम्स आ ही रहे, कार्बोहाइड्रेट के लिए, प्रोटीन के लिए, लिपिड्स के लिए, और किसके, न्यूक्लिक एसिड के लिए, आरएनएस, डीएनएस, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अब खाना कहाँ आ जाएगा आपका, ये जेजुनम पार्ट है। जेजुनम पार्ट एक मतलब हाईली कॉइल स्ट्रक्चर होता है, बट इलियम के कंपैरिजन में छोटा होता है। ये बस एक आपका जंक्शन कह सकते हैं आप, ड्यूडेनम और इलियम के बीच में होता है। खाना आपका कहाँ आ गया, अब इलियम में आ गया। आपका इलियम जो है लॉन्गेस्ट मतलब ट्यूब होती है। जैसे आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा पार्ट सबसे बड़ा होता है, कौन सा पार्ट सबसे छोटा होता है। तो आपका जो ड्यूडेनम पार्ट है ये आपका सबसे छोटा पार्ट होता है। यहाँ पे आपको जेजुनम वैसे छोटा दिख रहा होगा, पर जेजुनम सबसे छोटा नहीं होता है, सबसे छोटा आपका ड्यूडेनम पार्ट होता है, और सबसे बड़ा ये इलियम पार्ट होता है। और हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का मैंने आपको बताया था, या दोबारा बता देती हूँ कि लार्ज इंटेस्टाइन को हम लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका डायमीटर बड़ा होता है जबकि उसकी लेंथ छोटी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन को हम स्मॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी डायमीटर छोटी होती है, लार्ज इंटेस्टाइन की डायमीटर बड़ी होती है। पर स्मॉल इंटेस्टाइन
कंपेरिजन टू लार्ज इंटेस्टाइन उसकी लेंथ बड़ी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ बड़ी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपका खाना आ गया, यहाँ पे भी इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स काम करेंगी। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स कहाँ मौजूद होती हैं? म्यूकोसल, यहाँ पे म्यूकोसल ग्लैंड भी होती है, मतलब म्यूकोसा जो लेयर होती है उसमें भी हमें यहाँ पे ग्लैंड्स मिलेंगी। और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको ड्यूडेनम में मेंशन करना भूल गई, ब्रूनर्स ग्लैंड होता है। ब्रूनर्स ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है? बाइकार्बोनेट आयन सिक्रीट करता है ब्रूनर्स ग्लैंड। और ब्रूनर्स ग्लैंड पाई कहाँ जाती है? मैंने आपको बोला, यहाँ पे भी मैंने आपको बोला कि म्यूकोसा लेयर में ग्लैंड्स होती हैं। यहाँ पे भी जो आपकी बहुत सी एंजाइम्स जैसे एंटेरोकाइनेज वगैरह रिलीज हुआ तो यूँ वो म्यूकोसा लेयर से रिलीज हुआ। यहाँ पे भी म्यूकोसा लेयर से ही ग्लैंड आपको मिलेंगी और एंजाइम्स रिलीज होंगे। पर एक एक्सेप्शन है कि ड्यूडेनम में ही सिर्फ ड्यूडेनम में आपको सब म्यूकोसा ग्लैंड मिलेगी, जो कि कौन सी है? ब्रूनर्स ग्लैंड है। तो ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया बच्चों, आप इसको नोट कर सकते हैं, मेंशन कर लीजिए अपने कॉपी ओपी में। यहाँ पे ब्रूनर्स ग्लैंड होती हैं जो कि बायोकार्बोनेट आयन रिलीज करती हैं। तो ये आपका यहाँ तक हो गया। अब हम इलियम में आ गए। इलियम में खाना, जितना भी आपका खाना बचा हुआ है डाइजेस्ट होने, क्योंकि आपका इलियम लास्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। तो आपका जितना खाना बचा है, लिपिड्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, कुछ भी चीज़ें हैं, अब कहाँ डाइजेस्ट होने को बची है? सिर्फ इलियम में बची, लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे अब सारा डाइजेस्ट होगा। यहाँ पे आपको एक और चीज़ मिलेगी, एक आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन टाइप की आपको विलाई मिलेगी। क्या मिलेगी बच्चों? यहाँ पे VILLI विलाई मिलेगी, ये चीज़ आपको मिलेगी। यहाँ पे विलाई क्या होती है? जैसे आपको मैंने बताया कि अंदर वाली जो लेयर होती है वो म्यूकोसा लेयर होती है। तो म्यूकोसा लेयर में ही आपके म्यूकोसल फोल्ड्स बन जाते हैं। इसमें एक चीज़ म्यूकोसल फोल्ड से एक चीज़ और याद आई, एक म्यूकोसल फोल्ड से बनी विलाई, ये कहाँ बनेगी? स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट में या ड्यूडेनम पार्ट में भी बनती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में बनेगी विलाई। और म्यूकोसल फोल्ड से जो स्टमक में बनती है म्यूकोसल फोल्ड्स, उसको हम रूगी कहते हैं। क्या कहते हैं? रूगी, RUGGAE, ये रूगी। तो रूगी का क्या काम होता है? रूगी का दोनों है म्यूकोसल फोल्ड्स, पर दोनों का काम अलग अलग है। तो जो रूगी का काम है वो क्या है? वो कब बनती है? वो बनती है एम्प्टी स्टमक में। आपको लगता होगा कि जब आप मतलब सुबह जब आप फ्रेश होके आते हैं, फीकल मैटर डिस्चार्ज करके आते हैं, तब आपको लगता होगा कि आप पतले दुबले हो गए, स्लिम ट्रिम हो गए, आपका पेट आपको पुचका लगता है, क्योंकि जो स्टमक एक तरह की थैली है, ठीक है। तो जब आपकी थैली से खाना निकल गया, उससे जो भी उसमें मटेरियल हो वो निकल गया, तो वो पिचक जाएगी। तो जब वो पिचक गई तो उसमें क्या बन जाते हैं? म्यूकोसल फोल्ड्स बन गए आपके। तो उन्हीं म्यूकोसल फोल्ड्स को हम क्या कहते हैं? रूगी कहते हैं। तो रूगी आपके म्यूकोसल फोल्ड्स हो गए किसमें? स्टमक में। और स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम सेक्शन में जो म्यूकोसल फोल्ड्स बनेगा उसको हम विलाई कहेंगे। तो यहाँ पे क्यों बनती है? अब स्मॉल इंटेस्टाइन तो खाली हो नहीं रहा है, उसमें तो है खाना, तो क्यों बन रहा है? तो विलाई का काम क्या होता है? सरफेस एरिया इंक्रीज करना। मैंने आपको पहले बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन वैसे भी बहुत बड़ा है, मतलब जितने भी यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन से पार्ट से सबसे बड़ा उसमें क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। फिर भी उसमें और स्पेस की जरूरत होती है, तो वो कहाँ से आता है? विलाई। म्यूकोसल फोल्ड्स के कारण जो विलाई बनती है वो आपको सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है। और वो कितना गुना बढ़ाती है? वो बढ़ाती है 600 टाइम्स के लिए, मतलब आपकी जो एरिया थी पहले उसे 600 टाइम्स बढ़ा देगी ये म्यूकोसल फोल्ड विलाई। वो भी कहाँ? सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन के सेक्शन में। तो ये आपका इस यहाँ पे मैंने आपको बताया विलाई होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब यहाँ पे आपके और एंजाइम सिक्रीट्स होंगे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स की मदद से, तो उसमें कौन कौन से एंजाइम्स रिलीज होंगे और क्या क्या डाइजेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपका जैसे जो बच गया, जो एकदम लास्ट का मोनोसैक्राइड बन जाएगा, उसको हमें मतलब डाइसैक्राइड बन गया, उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें मोनोसैक्राइड में कन्वर्ट करना है। तो वो कहाँ से डाइजेस्ट होगा? उसके लिए कौन से एंजाइम्स की ज़रूरत है? तो क्या क्या हो जाएगा? एक ये आपका सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया और लैक्टोज हो गया। तो ये कैसे डाइजेस्ट होंगे? तो सुक्रोज के लिए हमारे पास एंजाइम्स इस इंटेस्टाइनियल ग्लैंड में रिलीज होगा कौन सा? लैक्टेज। सुक्रेज के लिए सुक्रेज रिलीज होगा, जो क्या बनाएगा? ग्लूकोज बनाएगा एंड फ्रक्टोज बनाएगा। तो ये आपके मोनोसैक्राइड्स हो गए, ये आप डाइजेशन मतलब एब्जॉर्ब हो जाएंगे। पॉलीसैक्राइड्स नहीं एब्जॉर्ब होगा, मोनोसैक्राइड्स हो जाएगा।
तो आपका क्या बन गया, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बन गया। ठीक है, फिर आपका क्या आएगा, लैक्टोज आया। लैक्टोज में क्या काम करेगा, लैक्टेज एंजाइम काम करेगा, और माल्टोज में माल्टेज एंजाइम काम करेगा। तो आपका क्या बन जाएगा, गैलेक्टोज बन जाएगा और ग्लूकोज फर्दर बन जाएगा। ये सारी चीज़ें कहाँ पे डाइजेस्ट हो गई, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट में डाइजेस्ट हो गई। अब क्या आएगा, आपका प्रोटीन है डाइजेस्ट करने के लिए, आपका फैट है डाइजेस्ट करने के, लाइपेज है। तो ये इन सब में क्या काम करेगा, इंटेस्टिनियल जो आपका एमाइलेज होगा काम करेगा, और ये सारी चीज इंटेस्टिनियल लाइपेज होगा, ये सारी चीज़ें काम करके आपका जो भी खाना बचा है उसको डाइजेस्ट कर देगा। ठीक है, अब इसके बाद आपका खाना कहाँ जाएगा, अब वो बढ़ेगा, कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जाने से पहले आपको फिर एक स्फिंक्टर दिखेगा, जिसको हम स्फिंक्टर नहीं कहेंगे, उसको हम क्या करेंगे, इलियोसिकल वॉल्व कहेंगे। ये जितनी भी आपको स्फिंक्टर यहाँ पे दिख रही है 3, 4, 5, इन सबको हम वॉल्व कह देते, तब कह देते ये एक तरह की वॉल्व ही है आपकी, एक तरह की यहाँ पे आपको एक ढक्कन टाइप का ही दिख रहा है कि स्मूथ मसल्स है, बीच में जंक्शन के बीच में लगी हुई है, जहाँ से दूसरा ऑर्गन स्टार्ट होता है वहाँ पे ये लगी हुई है इंस्फिंक्टर। पर हम इन सबको इंस्फिंक्टर कह रहे हैं, इसको वॉल्व क्यों कह रहे हैं, इसका एक रीज़न है। हम इन सबको इंस्फिंक्टर तब कह रहे थे जब ये यूनी डायरेक्शनल होती। तो हो सकता है ये सारी जो आपकी ऊपर वाली इंस्फिंक्टर दिख रही है, तो ये कभी आपको बाई डायरेक्शनल काम कर देगी। मतलब अगर आपके एसोफेगस अंदर खाना ले रहा है, तो यहाँ से कार्डियक जो इंस्फिंक्टर है आपके स्टमक में खाना ले जा रही है, ठीक है, पर कभी कभी वहीं से बाहर भी आ जाती है, ये रोकती नहीं है, मतलब ये बाई डायरेक्शनल काम कर सकती है। जैसे आपको जब वॉमिट होता है, तो वॉमिट क्या हो गया, बाई डायरेक्शनल फ्लो हो गया, एक बार आपका खाना अंदर गया फिर वापस आया, तो बाई डायरेक्शनल फ्लो हो गया। पर यहाँ पे जो है, एक बार अगर इंटेस्टाइन यहाँ पे खाना लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया, तो उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं बचता कि वो वापस स्मॉल इंटेस्टाइन में जाए, छोटी आंत में जाए, तो वो अब जाएगी बड़ी आंत में ही जाएगी। तो अब यहाँ से मतलब अगर आपका खाना डाइजेस्ट हो गया, तो अब वो बाहर ही जाएगा फीकल मैटर के रूप से, अंदर अब नहीं जाएगा। तो इसलिए हम सिर्फ बॉडी में सिर्फ एक इंस्फिंक्टर है जिसको हम वॉल्व कहते हैं। ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, इसको हम इलियोसिकल वॉल्व कहते हैं। जो अब क्या आया, आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये क्या है, ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसका हमारे पास काम नहीं है, ये वेस्टिजियल हो गया है, मतलब इसका कोई यूज़ नहीं है। इसके बाद आपका क्या आया, ये सीकम आया। सीकम क्या है, ये ब्लाइंड सैक हम इसको कहते हैं, इस पार्ट को सीकम। मतलब आपने स्मॉल इंटेस्टाइन जोड़ा, उसके बाद आपका वेस्टिजियल ऑर्गन्स आएंगे, उसके बाद आपका ये कोलन शुरू होगा। तो ये कोलन जो है, इसके भी 3 पार्ट होते हैं। मतलब जो आपकी ऐसे ऊपर जाएगी, जैसे हम कहते हैं ना बढ़ते से घटते क्रम या घटते से बढ़ते क्रम, तो यहाँ से क्या जा रही है, यहाँ से घटते से बढ़ते क्रम जा रही है, तो असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे हमने असेंडिंग ऑर्डर कर दिया, ऊपर से नीचे जा रही है ना, नहीं नीचे से ऊपर जा रही है आपकी, तो असेंडिंग ऑर्डर हो गया। फिर ये ट्रांसवर्स हो गया, ऐसे जा रही है आपके ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जा रही है। फिर ये नीचे जा रही है, मतलब ऊपर से नीचे जा रही है, तो हम उसको क्या कहते हैं, डिसेंडिंग कॉलन। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। और एक चौथा भी कॉलन होता है, बहुत लोगों को 3 ही कॉलन पता है, चौथा भी होता है जो आपका यहाँ से वापस आके यहाँ पे रेक्टम में ऐड होता है। इसको हम क्या कहते हैं, सिग्मोइड कॉलन, या इसको पेल्विक भी कहते हैं। पेल्विक हम कहते हैं ना, पेल्विक रीजन में हमें पेन हो रहा है या कुछ भी, तो ये ही है पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन इसको कहते हैं जब आपका डिसेंडिंग कॉलन खत्म हो जाता है और जहाँ से फिर आपका रेक्टम ऐड होगा, उसको हम क्या कहेंगे, पेल्विक। सिग्मोइड कॉलन। तो 4 पार्ट हो गए लार्ज इंटेस्टाइन के, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड कॉलन। ये 4 पार्ट हो गए। उसके बाद क्या आता है, रेक्टम आता है। तो रेक्टम में क्या होता है, खाना टेम्परेरी पीरियड के लिए स्टोर होता है। आपका फीकल मैटर जो है, फूड नहीं, जो फीकल मैटर होता है वो स्टोर होता है रेक्टम में, टेम्परेरी पीरियड के लिए स्टोर होता है। जबकि ये जो लार्ज इंटेस्टाइन का मैं फंक्शन बताना भूल गई, उसका ये फंक्शन है, आपका जो वाटर है, मिनरल है, वो एब्जॉर्ब करता है। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता है, वहाँ पे सिर्फ वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन होता है, जिससे आप डिहाइड्रेट ना हो। आपको वैसे तो पानी पीते ही रहना चाहिए, पर बॉडी भी अपना फंक्शन करती है, तो फीकल मैटर से आपको मतलब वाटर, मिनरल, जो भी ज़रूरी चीज़ें बच गई हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से, तो आपको सारी चीज़ें ले लिए, पर उससे भी जो बच गई है, बॉडी कुछ भी अपनी मतलब जो आप उसको ज़रूरी है बॉडी को बाहर नहीं करना चाहती, तो लास्ट तक वो जितनी उसकी ज़रूरी चीज़ें हैं वो एब्जॉर्व करने की कोशिश करती है। तो यहाँ से आपका वाटर और मिनरल एब्जॉर्व हो गया लार्ज इंटेस्टाइन में। अब खाना आपका रेक्टम में आ गया, उसके बाद जो आपका
पोस्टीरियर ओपनिंग है, एंटीरियर ओपनिंग या मतलब जो आगे की ओपनिंग होती है वो माउथ होती है। वो मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि जो एंटीरियर ओपनिंग है वो माउथ है, जो पोस्टीरियर ओपनिंग है वो एनस है। ये कौन सा सिस्टम हो गया? ट्यूब विद इन ट्यूब सिस्टम हो गया। इसमें दो ओपनिंग है, इसलिए क्या है? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। मैमेलियन की, ह्यूमंस की जो है, जो हम लोगों की डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, क्योंकि इसमें दो ओपनिंग है, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर। मतलब खाना लेने के लिए भी है और बाहर करने के लिए भी, जो फीकल मैटर है उसको बचा है उसको बाहर निकालने के लिए भी एक ओपनिंग है, तो उसको हम एनस कहते हैं। के बाद आपका आया है एनस। रेक्टम में आपका फीकल मैटर टेम्परेरी पीरियड के लिए स्टोर हो गया। अब क्या आया? आपका एनस आया। एनस के पास दो इन्फिंस्टर फिर से आता है, एक एक्सटर्नल होता है एक इंटरनल होता है। तो एक्सटर्नल इन्फिंस्टर और इंटरनल इन्फिंस्टर का मतलब डिफरेंस क्या है? तो एक आपको पता होगा वर्ड होता है वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। तो वॉलंटरी में क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल जो है आपका वो वॉलंटरी है और इंटरनल जो है आपका इनवॉलंटरी है। मतलब इंटरनल जो है वो बॉडी से आएगा, आपको प्रेशर आएगा कि हाँ अब आपको फीकल मैटर डिस्चार्ज करना है, आपको प्रेशर आया है जो आपको सुबह 5 बजे आता है, तो आपका वो बॉडी से आ गया, 5 बजे या जितने बजे भी आता है आपका, तो वो बॉडी से आ गया। और जब आपको इच्छा है कि हाँ फ़ोन चला लिए कर लिए अब हमको जाना है फ्रेश होने, तो वो आपका एक्सटर्नल हो गया, वॉलंटरी हो गया। वहाँ पे आपका चलेगा बस, आपका बस चलेगा, और इंटरनल वाले में आपका बस नहीं चलेगा। तो एनएस कब आपका फीकल मैटर डिस्चार्ज होगा? जब दोनों मतलब काम करेंगे, दोनों की जब आपकी गणना हो जाएगी कि हाँ दोनों को भी करना है, बॉडी का भी मन है हमारा भी मन है, तब आपका फीकल मैटर डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने कंप्लीट कराया। अब हमें ये समझना है कि जो जो हम चीज़ें खाते हैं, जैसे हम क्या क्या खाते हैं, मेजर कंपोनेंट में क्या खाते हैं, ये हम खाते हैं प्रोटीन हो गया, फैट हो गया और ये कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये सारी चीज़ें हम खाते हैं। तो हमें ये समझना है कि किसका कहाँ से डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? आपका कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन आपका मुंह से स्टार्ट हो जाता है। क्या मतलब कौन सा स्टार्च है आपका? कार्बोहाइड्रेट है, तो वो कहाँ से डाइजेशन उसका स्टार्ट हो जाता है? माउथ से स्टार्ट हो जाता है। किसकी मदद से? सलाइवरी एमाइलेज की मदद से। सलाइवा क्या क्या सीक्रेट करता है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का क्या काम होता है? बैक्टीरिया किल्स करना, तो ये सब काम होता है। पर स्टार्च को क्या कौन सा डाइजेस्ट करता है एंजाइम? मुंह में सलाइवरी एमाइलेज डाइजेस्ट करता है। ठीक है, उसको हम क्या और क्या कहते हैं? टिप्सिन कहते हैं शायद, टाइलिन या टिप्सिन कुछ ऐसा नाम है उसका। तो वो डाइजेस्ट करता है, स्टार्च को डाइजेस्ट करता है सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम। तो आपका मुंह से स्टार्ट हो गया कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। और फैट और प्रोटीन कुछ भी मुंह से और स्टार्ट नहीं होता, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट में स्टार्ट होता है। प्रोटीन का डाइजेशन आपका स्टमक से स्टार्ट होता है और फैट का डाइजेशन आपका कहाँ से? ड्यूडेनम पार्ट से स्टार्ट होता है। जब आपको उसका क्या हो जाता है? इमल्सिफिकेशन हो जाता है। लिपिड्स का इमल्सिफिकेशन जब हो जाता है तब वो डाइजेस्ट होना स्टार्ट होता है। और सारे डाइजेशन खत्म कहाँ हो जाएंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन में खत्म हो जाएंगे सारे डाइजेशन। जो भी बचा है, जैसे आपका ये सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, ये सारे जो आपके कार्बोहाइड्रेट है, ये सारे आपके कहाँ खत्म हो जाएंगे डाइजेस्ट होना? स्मॉल इंटेस्टाइन में। सुक्रेज, लैक्टेज और माल्टेज एंजाइम्स की मदद से आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में खत्म हो जाएगा। डाइपेप्टाइडेज जो प्रोटीन है स्मॉल इंटेस्टाइनल ग्लैंड रिलीज करती है, वो प्रोटीन जो बचा हुआ प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट कर देगा। और न्यूक्लिक एसिड के जो एंजाइम्स रिलीज होते हैं, न्यूक्लियोसाइडेज, ये सारे वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके जो बचे न्यूक्लिक एसिड्स के डाइजेशन है वो एंजाइम न्यूक्लियोसाइड्स हो गया, ये सारे एंजाइम्स उसमें वर्क करेंगे और वहाँ पे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका डाइजेशन खत्म हो जाता है। तो ये सारे डाइजेशन आपके आके स्मॉल इंटेस्टाइन में खत्म हो गए। अब हम देख लें, कुछ बचा तो नहीं आपको बताने के लिए। तो एक मुझे ये लग रहा है मैंने आपको ये नहीं बताया था, इंस्फिंक्टर ऑफ ओडाई। इंस्फिंक्टर ऑफ ओडाई क्या होता है? ये हेपेटिक पेनक्रियाटिक डक्ट जो आ रही है आपकी लीवर और पेनक्रिया का, उस डक्ट को गार्ड करती है ना, कि जब ज़रूरत है तब वो खुलेगी, जितना आपको जूस की ज़रूरत है वो जाएगा, किस में जाएगा? ड्यूडेनम पार्ट में। मतलब ये जो जंक्शन है एक ड्यूडेनम और ये हेपेटिक पेनक्रियाटिक डक्ट, उसके बीच में ये इंस्फिंक्टर है, ये किसको गार्ड करती है? हेपेटिक पेनक्रियाटिक जूस को गार्ड करती है। ये इंस्फिंक्टर होगी। उसके ऊपर मैंने इंस्फिंक्टर लिखा है बॉर्डर, इंस्फिंक्टर ऑफ बॉर्डर। इंस्फिंक्टर ऑफ बॉर्डर गार्ड करती है कॉमन बाइल जूस को, जो बाइल जूस आएगा कॉमन बाइल डक्ट से उसको गार्ड करेगी, और ये वाली हेपेटिक पेनक्रियाटिक डक्ट को गार्ड करेगी।
ये हो गया। पेनक्रिया में मैंने आपको और एक बताया था, एक एक्सोक्राइन, ऊपर का मतलब ऊपर का नहीं, 97% एक्सोक्राइन होता है पेनक्रिया, और एंडोक्राइन सिर्फ 3% का होता है। तो वो एंडोक्राइन क्या रिलीज करता है, उसमें आइसोलेट सेल होती हैं, और उसमें आइसोलेट सेल में कौन कौन सी, एक अल्फा सेल होती है, एक बीटा सेल होती है। तो अल्फा सेल क्या बनाती है, ग्लाइकोगॉन बनाती है। ग्लाइकोगॉन का क्या काम है, ये क्या है, ये मतलब आपका शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज करने का काम करती है। ये हार्मोन है, तो ये शुगर लेवल इंक्रीज करने का काम करती है ग्लाइकोगॉन। और जबकि बीटा सेल क्या रिलीज करती है, कौन सा हार्मोन, इंसुलिन। तो इंसुलिन का क्या काम होता है, शुगर लेवल को कम करने का काम होता है। तो ये आइसोलेट सेल से रिलीज होते हैं ये सारे हार्मोन्स, और आइसोलेट सेल एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द ये पेनक्रिया से आता है ना। और इसमें क्या होता है, एक बीटा सेल होता है। बीटा सेल क्या सिक्रीट करता है, कौन सा हार्मोन, सोमैटोस्टैटिन और गैस्ट्रिक, ये गैस्ट्रिन रिलीज करते हैं। इनका क्या काम होता है, ये जो अल्फा और बीटा सेल हैं, ये अल्फा बीटा जो आपका ग्लाइकागॉन और इंसुलिन आपका रिलीज कर रहे हैं हार्मोन, इनको रेगुलेट कौन करता है, सोमैटोस्टैटिन। कहाँ से आता है, बीटा सेल जो है वो, उससे जो हार्मोन निकलता है सोमैटोस्टैटिन, वो ये आपका अल्फा एंड बीटा सेल को रेगुलेट करता है, तब जाके हार्मोन आपके इंसुलिन और ग्लाइकागॉन निकलते हैं। ठीक है, उसके बाद एक एफ सेल भी होता है एंडोक्राइन ग्लैंड में। ये क्या करता है, ये आपका जो ये आपका जूस है, पेनक्रियाटिक जूस है, इसको गार्ड करता है, इसको मतलब सप्रेस करता है, किसको, पेनक्रियाटिक जूस को, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड रिलीज करता है। तो ये आपका एंडोक्राइन पार्ट का फंक्शन हो गया, पेनक्रिया के एंडोक्राइन पार्ट का। तो अब आपका ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है लगभग मैंने अपनी तरफ से कंप्लीट कर दिया है, या कुछ छूटा हो या कुछ गलत हो गया हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, सजेशंस दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में आपको और क्या एक्स्ट्रा चाहिए, कौन से टॉपिक में कवर करूं, आप ये कमेंट बॉक्स में बताइए। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, मिलते हैं।